घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात तो करेंगे कोरोना की ही, लेकिन कोरोना का एक और विकराल रूप हम देख रहे हैं। और यह वायरस भी नहीं है, यह फंगस है। मैं ब्लैक फंगस की बात कर रहा हूं। यह शब्द आपने सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो काला फफूंद या काली फफूंदी। म्यूकर माइक्रोसिस इसे कहते हैं। इस शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप काले फफूंद पर गौर कीजिए। और गौर करने वाली बात क्यों है? क्योंकि कोरोना के मामले अब वो धीरे धीरे कम तो हो रहे हैं, अभी भी स्थिति काबू में नहीं आई है। 2,59,591 नए मामले आए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है, कल तो वो 4,000 से नीचे गया था, लेकिन फिर से 4,000 से ऊपर आ गया है मौत का आंकड़ा। 4,209 लोगों की मौत हुई है। और इनमें अब ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों के मामले भी दर्ज हो रहे हैं। देश में 7,250 मामले आए हैं ब्लैक फंगस के, काली फफूंद के, और 220 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ राज्यों ने तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, 10 से ज्यादा राज्यों में अब यह ब्लैक फंगस अपना कहर बरपा रहा है। अब यह है क्या? यह वायरस नहीं है, यह तो फंगस है, फफूंद है। अब इसमें क्या होता है? इसमें चेहरे में एक तरफ सूजन आ जाती है, आंख और नाक के आसपास दर्द होता है, लाली आ जाती है, बुखार आता है, सरदर्द आता है, नाक बंद हो जाता है, सीने में दर्द होता है, उल्टी में खून भी आने लगता है, मेंटल कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति हो जाती है। आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हैं। और कई जगह तो आंखें तक निकालनी पड़ी है इसके संक्रमण से, इसकी मार से बचने के लिए। और जिन लोगों को कोमोर्बिडिटीज हैं, और खास जो डायबिटिक हैं, शुगर यानी कि मधुमेह के से ग्रस्त हैं, उन्हें यह फंगस अपनी जद में ले रहा है। अब ये होता क्या है? ये तो फंगस है। तो ये फंगस जमीन में सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों में, आप बागवानी करते हैं, आपके घर में गार्डन है, खेत में जाते हैं, मिट्टी में आप इस्तेमाल किया, वहां फंगस होता है। ब्रेड का इस्तेमाल हर घर में होता है, ब्रेड सड़ जाती है। और आजकल तो लॉकडाउन है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का सामान आप ले आए, सड़ी हुई ब्रेड भी फंगस का एक जरिया, फंगस यानी कि इस फफूंद को फैलाने का जरिया बनती है। फलों में भी सड़ांध आने लगती है। और ये भारत में ही केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, महामारी है। लेकिन आप यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, वहां से ब्लैक फंगस के किसी भी केस की कोई खबर नहीं आ रही है। तो ये बीमारी है क्या? ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? यह अपने आप में बहुत ही अहम सवाल है। और ब्लैक फंगस के साथ साथ अब एक व्हाइट फंगस भी आ गया है, सफेद फफूंद भी, वो भी हमारे पीछे पड़ गई है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग पर यह व्हाइट फंगस असर करता है। आंत, किडनी, गुप्तांग और दिमाग को भी संक्रमित करता है। नवजात शिशुओं पर भी इसका असर आ सकता है।
तो ये जो अजीबोगरीब पहेली है ना इस काली फफूंद की, इसको डिकोड करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारी बातें आजकल ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये गूगल बाबा की भी बाप है, और कई चीजें उनमें से कुछ सच भी हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कोरी बकवास हैं, वो भी फैलाई जा रही है कि जी ऑक्सीजन जो दी जा रही थी, अब ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करना होता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जो ऑक्सीजन यूज की जाती है, उसे मेडिकल इस्तेमाल के लिए, मरीजों के इलाज के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तो डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत होती है। लेकिन आपाधापी इतनी थी, मार इतनी थी, मांग इतनी थी कि वहां पर क्या एहतियात नहीं बरती गई, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। संक्रमित ऑक्सीजन के चलते इस काली फफूंद को हवा तो नहीं मिली कि हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बोले हैं। पहले उनकी बात सुनाता हूं, फिर आज कोई राजनेता मैंने न्योता नहीं दिया है। यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें भ्रांतियां भी हैं, इसके असल फैक्ट्स क्या हैं, बचने के तौर तरीके क्या हैं। स्टेरॉइड्स जिन मरीजों को दिए गए हैं वो ज्यादा ब्लैक फंगस की जद में आ रहे हैं और स्टेरॉइड्स देने पड़े। जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी लेकिन बेजा इस्तेमाल भी हुआ है स्टेरॉइड्स का, और जो डायबिटिक हैं उनको स्टेरॉइड्स दिए गए, उनके डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल और बढ़े हैं। और वो एक खुला न्योता देते हैं क्या इस ब्लैक फंगस को, इस काली फफूंद को। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं देश के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन पहले प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री क्या बोले हैं वो सुनिए। अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और एक मरीज जिस पर इस काली फफूंद ने आक्रमण किया, उनकी बिटिया क्या कुछ बता रही हैं, उस पर भी गौर कीजिए। यहाँ पर सर इम्प्रूवमेंट है, सर्जरी हमने कराई है अपने पापा की, आँख निकाली। मेरे पापा की आँख में विजन थी। यहाँ पे पीजीआई में हम आए तो हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि आँख बचा लीजिए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें सर्जरी करानी पड़ी। तो अगर आँख बचा लेते तो क्या दिक्कत? उन्होंने बोला था कि अगर दिमाग तक पहुँच गया तो दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए अब आँख निकाल लो। हाँ जी। कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज हमें 11 दिन हो गए हैं यहाँ पे। तो अब क्या बता रहे हैं? अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिटिकलिटी तो है। अच्छा, 4 दिन इम्प्रूवमेंट है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना से कोहराम, ब्लैक फंगस ले रहा जान, और फंगस की फांस से कैसे बचें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं आज करने वाला हूं तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, और आपके जहन में जो जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं तलाशना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर निखिल टंडन हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के। डॉक्टर महिपाल सचदेव फाउंडर हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के, और आंखों पर भी असर कर रहा है, आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। डॉक्टर सूर्यकांत हैं,
हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी छाती पर, हमारे सीने पर वार कर रहा है ये फंगस। इसके अलावा डॉक्टर संदीप बंसल हैं PGI चंडीगढ़ से। इसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी डायरेक्टर हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ग्लेनईगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल्स बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर डीन हैं JJ अस्पताल मुंबई से। तो सबसे पहले डॉक्टर निखिल टंडन, ये जो फंगस है, जो कोरोना है, वो तो एक वायरस है। इस वायरस में ये फंगस का पुट ये कैसे आया है? थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। ये बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि इस समय जितने भी म्यूकर के केसेस आ रहे हैं, जो ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं, वो उन्हीं लोगों में आ रहे हैं जिनको कोरोना का, कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सबसे पहले हमें ये कहना है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट वाले केसेस है। पॉइंट नंबर 1, किसी भी इन्फेक्शन में, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन में और स्पेशली कोविड में, शरीर की इम्यूनिटी पे गिरावट आती है, और हमारी जो क्षमता होती है कीटाणुओं से लड़ाई लड़ने की, वो क्षमता कम हो जाती है। तो जो जैसे म्यूकर एक फंगस है, फफूंदी जिसे कहते हैं, फफूंद आमतौर पे कई जगह होता है, लेकिन हमारे शरीर में उतना बल होता है कि हम उससे लड़के हम विजय प्राप्त करें, लेकिन इम्यूनिटी कम होगी तो वो क्षमता कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि कई बारी जायज नाजायज वजह से हमें कोरोना के लिए स्टीरॉइड्स देने की आवश्यकता पड़ती है, स्टीरॉइड्स से भी इम्यूनिटी कम होती है। और पॉइंट नंबर 3, किसी भी बीमारी में शुगर बढ़ सकती है, अगर हम स्टीरॉइड दें तो शुगर की मात्रा और भी बढ़ सकती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के होते हुए भी हमारी टेंडेंसी ऐसे फंगस इन्फेक्शंस की होती है जो नॉर्मल शुगर की स्टेटस पे नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 परिस्थितियों की एक तरफ से मिश्रण हुआ है, एक संगम हुआ है। कोविड की वजह से इम्यूनिटी की गिरावट, स्टीरॉयड लेने में और भी नुकसान, और साथ ही साथ स्टीरॉइड्स लेने की वजह से शुगर की वृद्धि से उसमें और असर तो ऐसे में आज का मैं लगभग 8-10 सवाल पूछने वाला हूं डॉक्टर निखिल टंडन, जो हर मेरे दर्शक के जहन में है। आपने कहा कि देखिए, क्योंकि वायरस के चलते इम्यूनिटी, आपकी जो बीमारी रोधक क्षमता, जो ताकत होती है शरीर में, वो कम हो जाती है। लेकिन हर साल डॉक्टर साहब हजारों डायबिटिक, हजारों कैंसर पेशेंट वो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, तो उनको तो ब्लैक फंगस नहीं होता। ये इस बार ब्लैक फंगस ने एंट्री कैसे मार ली? देखिए, ऐसा होता है, इसमें थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि हजारों लोगों को ये बीमारी होती है लेकिन ब्लैक फंगस नहीं होता है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना। नंबर 2, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक चीज नहीं है, ये मल्टीपल चीजें साथ ही साथ में हुई, राइट? तो वो जैसे आपने कहा, हर कैंसर के मरीज में नहीं होता है, लेकिन कुछ कैंसर के मरीजों को जिनको दवाइयां चल रही जिससे इम्यूनिटी में और गिरावट आ सकती है, स्पेशली जिसको ब्लड वाली मैलिग्नेंसी होती है, उनमें होता है, लेकिन 100% में उनमें भी नहीं होता है। तो वही सवाल जो आप इसमें पूछ रहे हैं, वो सवाल उसमें भी पूछा जाता है कि भाई अगर 100 मरीजों को ब्लड मैलिग्नेंसी थी, 100 लोगों को हमने दवाई दी, तो उसमें एक ही को क्यों हुआ, बाकी 99 को क्यों नहीं हुआ? डायबिटीज इतने लोगों को होती है, लेकिन अक्यूट डायबिटीज की जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जब बहुत बड़ा होता है, उनके भी हर मरीज को नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये जो सिचुएशंस हैं, ये ऑल और नन रूल नहीं है, संभावना बढ़ती है। कई बारी कई सारी चीजें एक ही साथ हो जाती हैं, इसलिए संभावना इतनी बढ़ जाती है कि वर्चुअली ये अपरिहार्य हो जाता है कि ऐसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें एक और चीज, 1 मिनट सर, डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, बहुत जगह अभी ये चर्चा चल पड़ी है कि देखिए ऑक्सीजन की कमी थी इस देश में, ये बात तो कतई छिपी नहीं है। सांसें अटकी हुई थी पूरे देश की, बहुतों की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई, अंतिम सांस ले ली लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते। लेकिन
अब यह भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो उपलब्ध कराई गई उसमें ऐसी आपाधापी थी, ऐसी जल्दबाजी थी और जरूरत भी थी, त्राहिमाम कर रहे थे लोग, तो ऑक्सीजन संक्रमित थी। और मैं बड़ी सरल आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ऑक्सीजन आई उसमें दरअसल डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, पर शायद वहां पर जल्दबाजी की गई या लापरवाही बरती गई, नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल हो गया या कंटैमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल हो गया। इसके चलते ये ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया। डॉक्टर संदीप बंसल, अगर आप ये जवाब दें तो। नमस्कार जी। हमारे पास पीजीआई में जितने पेशेंट्स आए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे थे जो कि माइल्ड मॉडरेट डिजीज की वजह से कोविड था उनको, तो उनको ऑक्सीजन मिली हो या जैसे आप कह रहे हैं संक्रामित ऑक्सीजन हो या कंटामिनेटेड हो, ऐसा नहीं है। मेन रीज़न जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और जिसमें स्टेरॉइड्स मिले हों पेशेंट को कोविड की वजह से, उन पेशेंट्स को ही ज़्यादा ये बीमारी देखने को आ रही है। सो ये कोई इन पेशेंट्स जो हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिला है। तो ये ऑक्सीजन की वजह से है, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो बहुत रिसर्च और करना पड़ेगा एग्जैक्ट कारण कि इतना सर्ज क्या है। डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो एक मेन कारण नहीं। पर एक चीज समझाइए डॉक्टर संदीप बंसल, दुनिया भर में महामारी फैली हुई है। हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वहां पर भी लोग डायबिटिक हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन वहां पर ब्लैक फंगस के केसेस सामने नहीं आ रहे। हर उसका एक जेनेटिक मेकअप होता है, एक ज्योग्राफिकल रीजन में होता है। यहाँ पर पहले ब्लैक फंगस पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। 40 से 45 केस साल में हमको पहले भी मिलते थे, देखने को मिलते थे। नहीं, अब तो ये 7,500 से ऊपर आंकड़ा चला गया ना। अब महामारी घोषित हो गई है 6 राज्यों में ब्लैक फंगस। अभी ये इस वजह से हुआ है कि ऑक्सीजन संक्रामित थी, ये तो कोई एविडेंस होगा तभी हम कह सकते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। जो एविडेंस हमारे पास है, जो हमको एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर, सर्जन मालूम है, वो यही है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में और स्टेरॉइड्स लेने की वजह से कुछ पेशेंट्स को ये ज्यादा देखने को आता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, आप पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं सर, वेलकम टू द शो। ये जो कोमोबिडिटीज वाले मरीज हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन पर यह ज्यादा प्रहार कर रहा है, अटैक कर रहा है ब्लैक फंगस। लेकिन यह चीज हम बाकी दुनिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्यों नहीं देख रहे? डॉक्टर सुब्रमण्यम, आपको आवाज आ रही है? नहीं। डॉक्टर महिपाल, मैं आपसे आंखों के बारे में भी, ये आंखों पर लालीपन आ रही है, हमने एक बयान भी सुनवाया कि आंख तक निकालनी पड़ी कि संक्रमण कहीं आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ना चला जाए। तो ये जो फंगस है, ये किस तरह से शरीर पर प्रहार करता है? मैंने शुरुआती लक्षण तो बता दिए, लेकिन आम आदमी को सरल भाषा में अगर आप समझाएं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं कि आपको तुरंत सचेत होने की जरूरत पड़ती है या पड़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो ये म्यूकर माइकोसिस का सिंड्रोम है उसको राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल सिंड्रोम कहते हैं। सरल भाषा में राइनो का मतलब नाक, ऑर्बिटल का मतलब आंख जो स्कल के अंदर होती है, ऑर्बिट में होती है। तो नाक के बाद ये साइनस के जरिए आंख के आसपास ऑर्बिट में जाके ये फंगस इन्फेक्ट करता है और आंख का सीधा कॉन्टिन्यूएशन ब्रेन की तरफ होता है। तो जब ये डिजीज और बढ़ती है तो वो आंख के बाद ब्रेन की तरफ जाती है। तो ये सिंड्रोम नाक से शुरू होता है।
नाक के अंदर नेजल म्यूकोजा में इन्फेक्शन होती है तो उससे व्यक्ति को दिक्कत आती है, सांस लेने में आ सकती है, ब्लैक डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लड टिंज डिस्चार्ज आ सकता है, स्टफीनेस ऑफ नोज आ सकती है। उसके बाद ये जो साइनस होते हैं जो नाक के साथ कनेक्टेड होते हैं, साइनस में बढ़ता है और आंख के आसपास ऑर्बिट में जाता है। उसमें आंख के आसपास स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग से लाली आती है, आंख बाहर की तरफ बल्ज कर सकती है और ये जो पलक ऊपर की है वो झुक सकती है, आधे सर में दर्द हो सकती है, सेंसेशन का लॉस हो सकता है और व्यक्ति को डबल दिख सकता है क्योंकि आंख की मूवमेंट, एक आंख की मूवमेंट रुक जाती है तो दोनों आंख की जो बिनोकुलरिटी होती है या फ्यूजन होती है वो बिगड़ जाती है और व्यक्ति को डबल दिख सकता है। डॉक्टर महिपाल, एक चीज आपने बहुत ही सरल भाषा में ये लक्षण समझा रहे हैं आप, ये जो लक्षण हैं ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही आते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स है उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है वो एसिम्टोमेटिक हो या बिल्कुल कोरोना नेगेटिव हो, क्या उसके शरीर के, उसके मुंह में कहीं सूजन आ जाए, आंख में लालिमा आ जाए, तब भी उसे सजग होने की जरूरत है क्या? देखिए, ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ केसेस म्यूकर के पहले भी आते थे, मगर वो व्यक्ति को कोई कोमॉर्बिडिटी होनी चाहिए और वो व्यक्ति नॉर्मली बिल्कुल उसको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है और वैसे भी कोविड करके उसकी इम्यूनिटी कम होती है। कीटो एसिडोसिस हो और फेरेटिन लेवल भी बढ़ जाते हैं कुछ केसेस में, तो ये फंगस को ग्रो करने के लिए इट इज लाइक अ फूड फॉर द फंगस, सो इट टेंड्स टू ग्रो फास्टर। आपको नॉर्मल व्यक्ति में जो जिसको कोई, अगर जैसे ब्लड कैंसर के बारे में बात करी, रीनल ट्रांसप्लांट, कोई और दवाई मिल रही है जिससे इम्यूनिटी सप्रेस हुई है, उन केसेस में हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको डायबिटीज नहीं है, कीटो एसिडोसिस वगैरह नहीं है, वो नहीं होता। जैसे आपने शुरू में कहा फफूंदी, ये जो इसके स्पोर्स हैं या फंगस है, ये पूरे वातावरण में है, ये नहीं है कि भाई ये वातावरण में नहीं है तो कोई उसमें मॉर्बिडिटी, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि ये ससेप्टिबल हो जाएगा व्यक्ति और उसके अंदर ये होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति को ये हो जाएगी, नॉर्मल व्यक्तियों को नहीं होती। देयर हैज टू बी समथिंग कि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई है कि बॉडी इस फंगस को लड़ नहीं सकती। जो नॉर्मल कमेंसल है वो पैथोजेनिक बन गया है, यानी कि जो नॉर्मली कोई हार्म नहीं कॉज करता वो अब हार्म कॉज कर रहा है। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं, इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों पड़ा? ये फंगस वैसे ब्लैक नहीं है, ये फंगस जब इन्वेड करती है तो ब्लड वेसल्स में जाती है, उसमें इस्कीमिया होता है और नेक्रोटिक टिश्यू बनता है। वो जो नेक्रोसिस, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं, वो काले रंग का होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है क्योंकि ये दिखता, जो टिश्यू जब मर रहा है, डेड हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, वो काला हो रहा है। और ये नाक के अंदर सबसे पहले होता है, तो इसमें एंडोस्कोपी करके सबसे पहले अगर देखा जाए तो पता चल जाता है कि ये काला इसमें एस्चर बन रहा है और ये उससे थोड़ा सा स्वॉब लेके या उसका बायोप्सी लेके उसमें ग्रो करते हैं या देखते हैं KOH स्ट्रेन में कि फंगस है कि नहीं है, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम पैनिक करें या घबराएं इस बात को लेकर। जो लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है या उनको और बीमारियां नहीं है, उनको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि अरे दांत में दर्द हुआ, आंख में कोई सूजन हो गई तो ब्लैक फंगस की जद में आ गए। लेकिन अभी एक सवाल का मुझे पूरा जवाब नहीं मिला है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन। देखिए, स्टेरॉइड्स तो इस्तेमाल होते हैं, कैंसर में भी होते हैं, जिनको डायबिटीज है, ये पहले से भी होते आए हैं। यकायक ये ब्लैक फंगस के केसेस इतनी तेजी से भारत में ही क्यों आ रहे हैं? इलाज तो चल रहा है पूरी दुनिया में और कहीं ब्लैक फंगस के केसेस नहीं है, भारत में ही क्यों? ओके, इसके बारे में मैं थोड़ी चीज बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये तो पहले से बताया है कि और भी जो बेरीज हैं जिसको फंगस हो सकता है, यानी कि किडनी का ट्रांसप्लांट, लिवर का ट्रांसप्लांट, कैंसर के ट्रीटमेंट, इन सब लोगों में हो सकता है। मगर कोविड में इतने ज्यादा क्यों हो रहा है? ज्यादातर बता रहे हैं कि स्टीरॉइड का बहुत सारा यूज हो रहा है और शुगर का बहुत सारा ऊंचाई हो रहा है। ये तो मानना पड़ेगा, इससे रिस्क बढ़ जाता है, मगर रिस्क बढ़ने से फंगस नहीं होता है, उसके लिए फंगस भी चाहिए। नंबर 2, ये फेफड़े में नहीं हो रहा है, साइनस में क्यों हो रहा है? फेफड़े में ही डैमेज ज्यादा है। 1 साल पहले बोल रहे थे कोविड एसोसिएटेड पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, यानी कि कोविड के कारण लंग में फंगस बढ़ने का रिस्क ज्यादा हो सकता है, उसके बारे में चर्चा हो रहा था। मगर कभी भी साइनस के बारे में बातचीत नहीं हुई थी।
तो साइनस में कैसे घुस गए। तीसरी बात यह है, अगर ये बस पूरा इम्यूनिटी का ये बात है तो म्यूकर और काले फंगस से ज्यादा हमारे यहाँ टीबी है। तो अभी तो टीबी का जो नंबर्स है, अरे ऊंचाई तक होना चाहिए ना, आसमान तक होना चाहिए, मगर उतना ज्यादा टीबी का नहीं हो रहा है। टीबी का तो ज्यादा होगा मगर उतना नहीं हो रहा है जितना का काला फंगस हो रहा है। तो इसमें कुछ और बात है, ये हमें समझना पड़ेगा, इसके बारे में और कुछ चर्चा करना पड़ेगा। क्या है वो बात? आप एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, क्या आप इनिशियल अगर रिएक्शन दें, वजहें क्या हैं? जब तक हमें अपने दुश्मन का पता ना लगे हम अपना बचाव कैसे करेंगे? फैंटास्टिक स्टेटमेंट। मामला ऐसा है कि हमें दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये रिस्क कहां से बना और ये फंगस कहां से है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क है और फंगस नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर फंगस है और रिस्क नहीं है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क से साइड से जो करना है वो बता रहे हैं, वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। स्टेरॉइड कम करना है, शुगर कम करना है, बिल्कुल सहमत हूँ। मगर ये फंगस कहां से आता है? फंगस तो इट्स इन द एनवायरनमेंट, हर कोई बोल रहा है, मगर वो साइनस के अंदर क्यों घुस रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। ज्यादातर ये इनहेलेशनल हवा से होता है, तो हवा का बारे में ही हमें चिंता करना पड़ेगा। मैंने ये सवाल पूछा डॉक्टर स्वामीनाथन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैंने डॉक्टर संदीप बंसल से भी ये सवाल पूछा और बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, और मैं उनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, मैं इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो ये ऑक्सीजन की कमी थी, और कमी थी और त्राहिमाम मचा देश भर में, अब ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल यूज़ के लिए जब इस्तेमाल होती है तो उसको ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, उसमें डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना पड़े। वो पानी साफ था कि नहीं था, डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, उसके चलते जो ये ऑक्सीजन दी गई वो एक जरिया बनी इस ब्लैक फंगस को बढ़ाने के लिए। थोड़ा इसे समझाइए, क्योंकि ये बहुत भ्रांति फैलती है। नहीं तो नहीं, ये हो सकता है, मगर उससे ज्यादा मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे सिलेंडर सदियों से नहीं यूज किया हुआ है, ऐसा ही पड़ा रहा है और अचानक लेके हम यूज कर रहे हैं। अगर जो भी हम पुराना चीज यूज कर रहे हैं उसमें फंगस होगा ही नहीं ना। तो हर किसी को मालूम है जो पुराना चीज है उसके अंदर फंगस होता है। अगर वो सीधा हम करेक्ट कर लेंगे तो उसमें हवा होगा कि नहीं, फंगस तो ज्यादातर बिल्कुल होगा। तो मामला ऐसा है कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई में कंटामिनेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा अचानक क्लीन करने के लिए हमें प्रयास ही नहीं मिला। अरे कोई जानबूझकर कोई थोड़े ऐसे कर सकता है? बिल्कुल, मैं ये कह नहीं रहा हूं जानबूझकर, आपाधापी में, क्योंकि सिस्टम पर दबाव इतना था। बिल्कुल, प्रॉब्लम ऐसा है कि सब सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो उसमें फंगस होने का चांस ज्यादा है, और वो पाइप वगैरह जो है उसमें भी फंगस होने का चांस है। और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो फिल कर रहे हैं उसमें फंगस का रिस्क मिटिगेशन के लिए कितना हो रहा है वो हमें पता नहीं है। जो मेडिकल ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसमें फंगस मिटिगेशन का बहुत सारा चर्चा है, मगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है उसमें फंगस का मिटिगेशन के लिए कितना कर रहे हैं मुझे कोई मालूम ही नहीं है, मुझे अभी देखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स है जो हमें देखना पड़ेगा अभी फटाफट। डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर, एक तरफ संभावित, आशंकित, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, प्रदूषित या संक्रमित या फंगस वाली ऑक्सीजन, और ऊपर से ये स्टेरॉइड्स का भी जो बेजा इस्तेमाल हुआ है। डायबिटिक हैं, आप स्टेरॉइड दीजिए, लेकिन बहुतेरे ऐसे मरीज हैं और बहुतेरे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स, कि पहले दूसरे दिन नॉर्मल आपको कोरोना हुआ है पर स्टेरॉइड्स दे दिए गए, जो कि 7वें 8वें दिन के बाद ही दिए जाने चाहिए। तो ये दोहरी मार हो गई क्या? वॉज इट अ डबल वैमी इन हाइंडसाइट? It could be possible. ले सकती हो। फर्स्ट वेव सारे पेशेंट्स देखे, सेकंड वेव दो पेशेंट देखे। रिकॉर्ड माइग्रेस। मैम, आपका सिग्नल थोड़ा वीक है, हम उसको दुरुस्त कराते हैं। डॉक्टर निखिल टंडन, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? एक बारी आपका भी आवाज बीच में थोड़ी सी हल्की होगी, तो फिर से दोहराएंगे सवाल? मैं ये कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन भी कह रहे थे कि ये जो ऑक्सीजन आई, अब वो जो हमारे सिलेंडर्स पुराने रखे हुए थे, हो सकता है वो एक फंगस का सोर्स बने हो, और दूसरी तरफ जो स्टेरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल भी हुआ है, ये भी हम जानते हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं करेंगे। पहले दूसरे दिन ही आम एक मरीज को भी स्टेरॉइड्स दिए गए, तो ये एक दोहरी मार भी पड़ी क्या?
बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ऑक्सीजन पे मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर बंसल ने जो कहा था मैं उसको भी थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा कि हमें ये इस जो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से म्यूकर हुआ है उसे ऑल और नन रूल के साथ नहीं देखना चाहिए कि जिनको ऑक्सीजन मिली है, खराब ऑक्सीजन मिली, उन्हीं को हो रहा है, जिनको ये मिला उन्हीं को हो रहा है। ये मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं और हमारे संस्थान में भी अधिकतर मरीज जो आए हैं म्यूकर के साथ उन्हें ऑक्सीजन मिली ही नहीं। अच्छी खराब बायोमेडिकल इंडस्ट्रियल वो अलग बात है, उनको ऑक्सीजन मिली ही नहीं। तो इसलिए हो सकता है कुछ परिस्थितियों में ऑक्सीजन जिनको मिली और अच्छी नहीं मिली उसमें कंट्रीब्यूट करा, मैं उस विषय में नहीं कह रहा हूं, बट ये क्योंकि हमें समझना क्या है, हु इज एट रिस्क। तो अगर हम कहेंगे ये वही लोग रिस्क पे हैं जिनको ऑक्सीजन मिली है, इसका मतलब है हम दूसरों पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो इस कारणवश में बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं और डबल वैमी नहीं साहब, ये मल्टीपल वैमीज हैं। देखिए, इस समय जितने लोग म्यूकर के साथ भर्ती हो रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है, 100% वो हैं जिनको कोविड होके चुका है। नंबर 1, ये 100% पहली आवश्यकता है कि उनको कोविड हुआ है। कोविड की वजह से चाहे कुछ भी हुआ, इम्यूनिटी कम हुई हो, एक स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी कम हुई हो, जो भी कारण रहा है, लेकिन कोविड हुआ है। और उसके बाद सवाल आता है जो आपने बाकी चीजों का मेंशन किया है, चाहे वो स्टीरॉयड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। इस पे भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कंट्रोल्ड डायबिटीज विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, विदाउट कोमॉर्बिडिटीज, उसका भी इसमें कोई योगदान नहीं है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज उसी की बात करनी चाहिए। और मैं जब तक और हमारे पास प्रमाण नहीं आएंगे, ऑक्सीजन वाली स्टोरी पे मैं कोई खास टिप्पणी और नहीं करना चाहूंगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारा क्या काम है? हमारा काम है आइडेंटिफाई करना क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं और जहां तक संभव है, नंबर 1 उनको ना होने दें, नंबर 2 कि शीघ्र से शीघ्र हम सतर्क रहें ताकि पहले इंडिकेशन पर ही हम बीमारी को पकड़ लें। तो वो इंडिकेशन क्या है डॉक्टर संदीप बंसल? अर्ली डिटेक्शन, मतलब लक्षण जैसे ही शुरुआती लक्षण पर ही पकड़ लिया जाए कि ये काली फफूंदी ये आप पर वार करने वाली है। क्योंकि अगर आप अर्ली डिटेक्शन नहीं करेंगे तो आपको लाइफ ऑल्टरिंग सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। आंख निकलवानी पड़ गई, कुछ मेजर सर्जरी की दरकार हो जाती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियली जिन पेशेंट्स को ये होता है, जैसे उनको पेन हो सकता है, आंख में दर्द हो सकती है, फेशियल पेन हो सकता है, आईज में स्वेलिंग आ सकती है। तो इन लक्षणों के पैलेट पे, मतलब तालुए पे कोई डिस्कलरेशन हो या नाक के अंदर या नाक के आसपास कुछ डिस्कलरेशन हो, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। स्पेशली वो मरीज, जैसा कि डॉक्टर टंडन ने भी कहा, जिनको ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, इनको स्टेरॉइड्स मिले हैं, इन लोगों को अगर इनमें से कोई भी सिम्टम होता है तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए ईएनटी से। इसमें एक बहुत डायग्नोसिस इसका बहुत मुश्किल नहीं है। एक हम स्मीयर लेते हैं नाक में से, जिसको कि स्टेनिंग के लिए भेजा जाता है, और उसमें जो म्यूकर माइकोसिस है उसका एक पर्टिकुलर टिपिकल स्टेन होता है कि वो एसेप्टेट हाइफे होते हैं। अगर वो एसेप्टेट है तो मतलब म्यूकर है। तो अग्रेसिव इनिशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उतना बेहतर इलाज होगा, उतनी प्रोग्नोसिस बेटर होगी। एक और चीज, हाँ मैं समझ गया डॉक्टर पल्लवी, एक और चीज, और मुंबई में ही ये फाइंडिंग है, ये परेल का जो ग्लोबल अस्पताल है, उन्होंने एक स्टडी में ये पाया है कि एवरेज टाइम ऑनसेट का, मतलब ये लक्षण दिखेंगे ब्लैक फंगस के, म्यूकर माइकोसिस के, इसमें 12 दिन अगर आप अस्पताल में रहे हो, कम से कम 12 दिन अस्पताल में हैं, तो ये लक्षण आपको दिखने लगते हैं या दिखे हैं अभी तक। और 30% जो कोविड मरीज हैं मुंबई में अस्पतालों में, वो ब्लैक फंगस की जद में आते हुए दिखे हैं। तो क्या जो होम आइसोलेशन में हैं, घर जो अस्पताल नहीं गए, वो थोड़ा इत्मीनान में रह सकते हैं कि ब्लैक फंगस उन पर प्रहार नहीं करेगा? क्या ये कहना ठीक होगा? ये कहना ठीक होगा, लेकिन इसकी वजह अलग है। जो होम आइसोलेशन में रहे हैं उन्हें शायद ज्यादा सीवियर कोविड हुआ नहीं है, और हम पहले वेव में ये जान चुके हैं कि जिनका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहता है उन्हें ज्यादा सीवियर कोविड होता है।
और फिर ये रिलेशन आगे बढ़ता है कि जिन्हें ज्यादा सीवियर कोविड होता है उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उन्हें स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर आप रिवर्स में लेंगे तो जो पेशेंट घर में है, बस नेचुरल बात है कि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कभी 95 के नीचे गया ही नहीं है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी नहीं है। अगर उनको किसी ने मिसमैनेज नहीं किया है तो उन्हें स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ी नहीं है, और होपफुली उनका शुगर कंट्रोल भी अच्छा रहा होगा। तो ये रिलेशन हम लगा सकते हैं, जो लोग घर में हैं उन्हें ये होने के चांसेस कम है। बिकॉज एक रिलेशन बहुत, मतलब जिनको म्यूकर हुआ है इनमें दो चीजें कॉमन है। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 100% कोविड हुआ है तभी ये म्यूकर हो रहा है, ये एक बात। और दूसरा ये देखा गया है कि उनका शुगर कंट्रोल कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। इसीलिए अभी एक अलग थॉट आ रहा है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि फर्स्ट वेव में भी हमने लाखों केसेस देखे, लेकिन म्यूकर इतनी तादाद में नहीं देखी। इस बार म्यूकर बड़ी तादाद में दिख रही है और जल्दी दिख रही है। तो कहीं एक थॉट ये भी अभी आ रहा है कि कहीं तो ये इस बार का जो सेकेंड वेव का कोरोना वायरस है वो कहीं पैनक्रियाज में कुछ अफेक्ट कर रहा है, कुछ इंसुलिन और शुगर लेवल अलग है, और कहीं वो एक टेंडेंसी, जैसे एक वायरस है HPV वायरस हम उसको बोलते हैं, वो होता तो है 20 साल की उम्र में लेडीज को, लेकिन 40 और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि इसकी वजह से इन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ है। तो ऐसा ही कुछ है क्या कि कोविड वायरस इस बार का जो है दूसरी वेव का, वही कुछ कर रहा है जो शुगर लेवल्स को भी अफेक्ट कर रहा है और म्यूकर माइकोसिस की टेंडेंसी बढ़ा रहा है। तो मतलब ये अपने आप में एक और म्यूटेंट या एक कोई वेरिएंट तो नहीं है। अभी इस बारे में भी पड़ताल और रिसर्च करने की और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है डॉक्टर महिपाल। लेकिन मैं एक बहुत ही सरल सी बात और आपसे पूछता हूं, क्योंकि ये एक फंगस है, ये फफूंद है, और फफूंद मिट्टी में, अब बहुत से लोग घर में अपना गार्डन रखते हैं, गार्डन होता है, अगर वो फ्लैट में रह रहे हैं वो अपना किचन गार्डन, कोई रूफटॉप पर वो बागबानी कर रहा है, या आप ब्रेड लेकर आ रहे हैं, अभी आजकल हम लॉकडाउन में हैं, हफ्ता 10 दिन का सामान ले आए, ब्रेड है, ब्रेड पर फफूंद आ गई, या फल लेकर आए हैं, वो भी उसमें से 1-2 फल थोड़ा सड़ जाता है, गल जाता है, क्या ये भी चिंता की सबब है क्या? इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्या डॉक्टर महिपाल? बड़ी मैं हल्की सी, बहुत से लोगों को लग सकता है बचकानी बात पूछ रहा हूं। देखिए, जहां पे भी स्पोर्स अवेलेबल हैं या जहां पे भी फंगस है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, और वो नाक में नॉस्ट्रिल के जरिए इनहेल हो सकता है। ये बोला गया है कि जब तक आदमी पूरा इम्यून सिस्टम से स्वस्थ ना हो जाए तो इट इज़ बेटर कि वो गार्डन वगैरह में ना जाए। कोविड का जो मरीज है गार्डन में ना जाए, गार्डनिंग ना करे, खाद मैन्योर वगैरह को ना हैंडल करे, या अपने हाथ को कवर करे, बिकॉज ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में है। और ये अब सीजन बरसात का जैसे आएगा उसमें जो ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी होती है, और वो उससे अगर सावधान रहें तो वो बेटर है। आम आदमी को भी यही एहतियात देंगे या आम आदमी अपना काम करता रहे? आम आदमी में होगा ही नहीं है, ये जो कोविड रिकवर्ड जो पेशेंट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, जिनका हमारे एक और प्रॉब्लम है, हम शुगर को इतना मॉनिटर नहीं, होम में जो स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जा रहे हैं ये उसमें शुगर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, वो नहीं हो रही है। और स्टीरॉइड्स लंबे तेर पे जो चल रहे हैं उसका जो यूज है वो जुडिशियस होना चाहिए। देयर इज समथिंग डिफरेंट, मे बी जो म्यूटेंट वायरस है या जो भी हुआ है, पिछले साल हमने इतने म्यूकर के केस नहीं देखे और ना सुने, इस साल ज्यादा हो रहे हैं। कभी कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज इंडिया के सिवाय भी हैं। अब वो ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटर्स हो, या म्यूटेंट वायरस हो, या नॉन जुडिशियस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स हो, ये नहीं कह सकते, बट दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च एज टू व्हाई द नंबर ऑफ म्यूकर केसेस हैज सडनली शॉट अप। इस बार इस साल बहुत ज्यादा शूट अप किए हैं, इसका कोई वजह तो है, ये वजह तो हम तलाशेंगे। लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए डॉक्टर स्वामीनाथन, वो है इलाज क्या है। देखिए, एक आप लक्षण नहीं पकड़ पाए तो लाइफ ऑल्टरिंग सर्जरी आप करो कि आंख ही निकाल दी या कोई चीज काट दी, वो तो अंतिम इलाज होता है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। आज की तारीख में इलाज के लिए बात हो रही है एम्फोटेरिसिन बी। अब इसके प्रोडक्शन पर भी, इसकी उपलब्धता पर भी सवाल है, और जानकार ये भी कहते हैं कि ये जहरीला भी होता है, इट इज ऑल्सो पॉइजनस। तो ये थोड़ा समझाइए आम दर्शक के लिए।
मामला ऐसा है कि फंगस के बारे में बहुत सारा चर्चा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें इट्स अ वेरी रेयर डिजीज, उतना ज्यादा लोगों को नहीं होता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होते हैं उतना फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, तो उसके बारे में डायग्नोसिस भी कम है और ट्रीटमेंट भी कम है, यही प्रॉब्लम है। तो इंडस्ट्री ने इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जो एम्फोटेरिसिन है वो 50 साल पुराना वाला दवा है, उसमें ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। मगर अभी हमारे पास कुछ और एंटीफंगल दवा मिले हैं, जो पोसाकोनाजोल, रिसावोकोनाजोल जो मिले हैं, वो अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें टॉक्सिसिटी कम है और गोली का भी चांस है। तो गोली दे के पेशेंट को घर भिजवा सकते हैं जब स्टेबिलिटी हो जाए। तो ऐसे भी ऑप्शंस है, हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पुराना जैसे सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ द बॉक्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए डॉक्टर स्वामीनाथन। यानी कि अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो सबके हर किसी को एम्फोटेरिसिन देना है वो बोलेंगे तो नहीं होगा। एम्फोटेरिसिन उतना ज्यादा है नहीं, मगर पोसाकोनाजोल बनाना उतना मुश्किल नहीं है। टैबलेट तो बिल्कुल फटाफट बना सकते हैं। पोसाकोनाजोल में साइड इफेक्ट कम है और गोली का भी ऑप्शन है ना, तो आसान हो जाता है घर भिजवाने के लिए। तो हमें ऐसा स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस बनाना है कि कब शुरू करना है, कब गोली में बदलना है, कब घर भिजवाना है और कितना दिन के लिए लेना है और कैसा फॉलोअप करना है। ऐसा तो गाइडलाइंस है, तो जल्दी उसमें अडॉप्ट हो जाए तो आसान हो जाएगा। हमारा अभी हेल्थ सिस्टम कितना प्रिपेयर्ड है इस बात को लेकर, यह सवाल डॉक्टर स्वामीनाथन मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट का भी खेल हो गया है। ब्लैक फंगस के साथ साथ एक ये सफेद फंगस भी, ये सफेद फफूंदी भी आ गई है। पटना में इसके केसेस आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर केसेस आ रहे हैं। 4 मरीजों में पाया गया है ये व्हाइट फंगस, ये ब्लैक के बाद एक व्हाइट भी। नहीं, जो व्हाइट फंगस जो बता रहे हैं मेरे हिसाब से वो कैनेडा के बारे में बात कर रहे हैं। ये पुराना वाला फंगस है, हमें उसके बारे में बहुत सारा पता है। अच्छा। ये किसी को भी हो सकता है, जब अच्छा बहुत सारा शुगर हो रहा है और बहुत सारा स्टेरॉइड हो रहा है तो चमड़े में व्हाइट फंगस हो गई। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लुकोरिया में होता है, ये उतना गंभीर बात नहीं है। स्किन का क्रीम लगाने से ज्यादातर हो जाता है। अगर किसी को ज्यादा है तो एक टैबलेट एंटीफंगल देने से काम हो जाता है। तो व्हाइट फंगस कोई चिंता का सबब नहीं है। अगर ब्लड के अंदर है तो बहुत डेंजरस मामला है, मगर चमड़े में है तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अगर आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है अलग है, मगर नॉर्मल पेशेंट, शुगर पेशेंट ऐसे को उतना ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम काली फफूंदी है, व्हाइट फंगस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर टंडन, अब यहां पर ये अभी क्योंकि ज्यादा स्टडी तो नहीं हुई है, लेकिन जो मुंबई की स्टडी का ही मैं जिक्र कर रहा हूं, 32 केस जिनका इलाज हुआ उनमें से 6 औरतें थी जो ये 32 केसेस आए काली फफूंदी के, ब्लैक फंगस के। यंगेस्ट पेशेंट वाज 28 ईयर ओल्ड मैन, ओल्डेस्ट वाज 65। ये आयु एज के हिसाब से भी, जैसा दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि भाई यंग जो लोग हैं उन पर कोरोना स्ट्राइक कर रहा है, ये काली फफूंदी को लेकर भी कुछ इनिशियल डेटा कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये महिलाओं में थोड़ा कम है लेकिन पुरुषों में ज्यादा, और वो भी 30 से 60 साल की उम्र में। कुछ इस तरह के इंडिकेशंस मिले हैं डॉक्टर टंडन? देखिए, 2 चीजों के बारे में मैं कहना चाहूंगा। ए कि कोविड की एज प्रोफाइल में कोई अंतर आया है कि नहीं, और देन सेकेंडली म्यूकर की एज प्रोफाइल के बारे में टिप्पणी। कोविड की एज प्रोफाइल में शुरू ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा फर्क आया है, और क्योंकि और ये मुझे मालूम है कि बाय द एंड ऑफ द वीक, अर्ली वीक, एक काफी डिटेल्ड एक साइंटिफिक पब्लिकेशन जाने वाला है जो बड़ी क्लियरली बता रहा है कि जो ये करंट सर्ज जो है वो एक नए म्यूटेंट, नए वेरिएंट से ड्रिवन है। ये नया वेरिएंट की इन्फेक्टिविटी अलग हो सकती है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अलग हो सकती है, इसकी एबिलिटी टू कॉज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस अलग हो सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और उस नंबर 2, जहां तक आपका म्यूकर का सवाल है, जैसे पहले ही कहा है, ये जो म्यूकर की जितने केसेस आ रहे हैं वो उन्हीं के आ रहे हैं जिनको कोविड हुआ है। तो अगर कोविड की एज प्रोफाइल में अंतर आएगा तो उसी को रिफ्लेक्शन आपके म्यूकर के केसेस में आएगा। आप कोविड ईरा से पहले देख लीजिए, जो टाइप 1 डायबिटीज में म्यूकर होता था वो तो 12-12, 13-13 साल के बच्चों में भी होता था। तो वो उससे संबंधित है कि अंडरलाइंग सिचुएशन जो प्रमोट कर रही है पुअर इम्यूनिटी को, जैसे अनकंट्रोल्ड टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो अगर 12 साल की उम्र में हो रही है तो 12 साल की उम्र में म्यूकर माइकोसिस होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एज प्रोफाइल प्राइमरी डिजीज का, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली एज प्रोफाइल इज कॉम्प्लिकेशन।
इसमें डॉक्टर पल्लवी एक और, वो स्वच्छ भारत अभियान बड़े गाजे बाजे के साथ चलाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता, क्लीनलीनेस, हाइजीन भी एक बड़ा फैक्टर है। हाइजीन पर ध्यान देना होगा। कहने में और सुनने में बड़ा लगता है कि अरे ये तो बड़ी सरल सी बात की जा रही है, पर यह सरल बात ही एक क्या बड़ा बचाव है ब्लैक फंगस के खिलाफ, कोविड के खिलाफ भी। बिकॉज अगर हम हैंड हाइजीन रखेंगे, फेस और माउथ हाइजीन रखेंगे तो कोविड नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, बहुत डिबेट होने वाली है ब्लैक फंगस पे, डायबिटिक्स में होता है कि नहीं, बट एक चीज अनडिस्प्यूटेड है कि कोविड होता है तो ही ब्लैक फंगस हो रहा है, नहीं तो ब्लैक फंगस का इंसिडेंस कोविड के जमाने के पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी मुश्किल से 5 या 10 केसेस पूरे साल में देखे जाते थे, और वो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के उतने होते थे या पूरे स्टेट के उतने होते थे। तो हाइजीन बिल्कुल जरूरी है, और जिस पेशेंट को हम लोग केयर कर रहे हैं उनको हम एंटीबायोटिक देते हैं। हालांकि वो कोविड के खिलाफ नहीं होते, लेकिन क्योंकि पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं, उनको बाकी सारी चीजें रहती है, तो एंटीबायोटिक देते हैं। और ये देखा गया है कि जिन पेशेंट को एंटीबायोटिक बहुत दिन चलते हैं और साथ में स्टीरॉइड चलते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क तो रहेगा ही। तो उस हिसाब से हाइजीन बिल्कुल रखना जरूरी है। लेकिन ये जो म्यूकर है, ये इसको हम एक यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये हर जगह रहता है, लेकिन लोगों को नॉर्मली अफेक्ट नहीं करता। जिनकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है उन्हीं लोगों में ये इन्फेक्शन कर जाता है। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन कोविड पेशेंट में वो अफेक्ट हो ही जाती है। ऐसे में आखिरी सवाल आप सभी से, डॉक्टर स्वामीनाथन आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, एक चीज जो कंसेंसस आप एक्सपर्ट्स के बीच में बन रहा है, वो एक तो हाइजीन की तो बात है ही, वो तो बड़ी सरल बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ कि जो डायबिटिक हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, स्टेरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, ऑक्सीजन साफ सुथरी हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ये इतने सालों से पड़े हुए थे कंटेनर्स या सिलेंडर्स, अब उनका इस्तेमाल तो करना पड़ा है और आज भी हो रहा है। अब जब ये ब्लैक फंगस, ये काली फफूंद कहर बरपा रही है डॉक्टर स्वामीनाथन, एक अवर्जन भी हो सकती है, एक हेजिटेशन भी हो सकती है मरीजों में कि डॉक्टर ने कहा जी आप स्टेरॉइड लीजिए, वो कहेगा ना 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 स्टेरॉइड मत दीजिए, मुझे काली ब्लैक फंगस घेर लेगी। ये एक आम आदमी का मानस मैं आपको बता रहा हूं। उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है जी, साफ सुथरी है, नहीं है, कहीं मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए। तो हमें पहली बात तो डिटेल रिसर्च जो है वो सरकार को, आईसीएमआर को जल्द से जल्द पब्लिक करनी चाहिए, और ये अवर्जन या हेजिटेंसी ना क्रीप इन करे, उसके लिए भी हमें तैयार करना होगा देशवासियों को। डॉक्टर स्वामीनाथन, बिल्कुल, ये तो समझना है कि कोविड से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी म्यूकर जो काले फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा कोविड से जिंदगी का खतरा है। तो अभी ऑक्सीजन और स्टीरॉइड को मना करने से किसी को फायदा नहीं होगा। अभी ऑक्सीजन और स्टीरॉइड लेना ही बेहतर है। दूसरा बात यह है, अगर फंगस है तो जितना जल्दी हो सके वो अगर वो पकड़ सकते हैं तो बिना उतना नुकसान के उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये तो हम हर बार अपना ट्रांसप्लांट पेशेंट में कर रहे हैं, बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं और बिना आंख को निकाल के ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। इसका डिले ना हो जाए, यही तो इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात यह है, मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा, जो भी कोविड से मुक्त है 2 हफ्ते के बाद और 4 हफ्ते के बाद अपना कोविड को डॉक्टर को फिर से एक बार ओपी में दिखा लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसी समय में वो पकड़ लेंगे और उसका जो इलाज करना है उसी से शुरू कर देंगे। देर लगने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपने एक अहम पॉइंट, ये बल्कि मैं मिस आउट कर गया था। डॉक्टर महिपाल, आप कोविड से संक्रमित थे, अस्पताल में थे, आप ठीक हो गए, आप घर आए। हमने बहुत जगह देखा है कि आप ठीक होकर आए, उसके बाद हार्ट अटैक आ गया या यकायक तबीयत बिगड़ी और आपकी मौत हो गई है। तो ठीक होने के बाद भी आप घर भी आ गए, तब भी ब्लैक फंगस आपको अपनी जद में ले सकता है क्या? ये नॉर्मली काफी केस ऐसे हो रहे हैं जो रिकवरी के बाद हो रहे हैं। इट इज नॉट दैट वो एडमिशन के दौरान हो रहे हैं, एडमिशन के बाद घर आके और उसके बाद हो रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ENT चेकअप
आपको कोई भी नोज के ज्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स वगैरह हो रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट साइन। उसमें ईएनटी का चेकअप होना जरूरी है और वो जल्दी पकड़ा जाएगा तो जल्दी उसका इलाज होगा। ये नहीं है कि आपको अगर आपका बुखार उतर गया या जो कुछ है तो आप, क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर है दैट कैन रिमेन बैड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजें जो हैं वो जो उसका मतलब जो मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, वो ये नहीं है कि कोविड चला गया तो आप यू आर टोटली आउट ऑफ द वुड्स, यू कैन हैव। डॉक्टर संदीप बंसल, कोविड चला भी गया है तब भी कोई भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें, और जैसे कोई डायबिटिक है वो छूट के भी आया, मेरे एक मित्र हैं, मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, 25 दिन बाद बाहर आए, वो डायबिटिक हैं, अभी वो स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, वो डॉक्टर कह रहे हैं अभी तो महीना भर चलेगा स्टेरॉइड्स भी, अभी तो वक्त लगेगा। तो लक्षण तो आ सकते हैं, तो लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, चाहे आप हॉस्पिटल से बाहर आ गए हो। जी बिल्कुल, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करें। कोई भी आपको आंख में पेन हो, फेशियल पेन हो, नाक में कोई आपको कालापन लगता हो, तालुए पे लगता हो, तालुए पे तो बहुत लेट आता है, वो तो लेट हो जाएगा, बट आंख में सोजिश हो, जुकाम फिर से होने लगा हो, तो आपको इमीडिएटली, मतलब उसे साइनस ना समझ लें कि अरे नाक जाम हो गया है, कि नहीं नहीं अरे साइनस होगा या बहुत जोर का जुकाम आ गया। जो बिल्कुल बिल्कुल जी, जो मरीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के थे, जिनको स्टेरॉयड मिले हैं, जो हॉस्पिटल से आ गए हैं, उनको तो खासकर सतर्क रहने की जरूरत है कि वो किसी भी इस तरह के लक्षण को मामूली ना समझें और तुरंत अपने ईएनटी सर्जन को दिखाएं। डॉक्टर निखिल टंडन, सिर्फ महामारी घोषित करने से भी काम नहीं चलता है, जो भी हमें डेटा मिल रहा है, मुकम्मल रिसर्च हम करके वो पब्लिक भी की जानी चाहिए। ये नहीं जी महामारी घोषित कर दी है, कि ये स्टैंडर्ड सरकारों का तरीका होता है ना जी, महामारी घोषित कर दी, अब आप संभाल लो अपने आप को। मैं थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं लेकिन यही हकीकत है। हमें इट शुड बी बेस्ड ऑन डेटा ऑल्सो, डेटा भी अवेलेबल कराना होगा। आप जिस पैनल से बात कर रहे हैं वो आपसे 100% नहीं 200% सहमत हैं कि डेटा इज किंग। डेटा जब होगा तभी हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और उस विश्लेषण से ही जो आपने कई सारे अहम सवाल उठाए हैं उनका जवाब ठीक प्रकार दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें एक और पहलू देखना पड़ेगा कि सरकार ने इसे क्या घोषित किया है। सरकार ने इसे नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है अगर कहीं भी आती है उसको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी पे नोटिफाई करना चाहिए, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक बार ही नोटिफाई हो गई, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें उस डेटा को एकत्रित करके सूटेबली एनालाइज करके उसका निचोड़ निकाल के एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आप। डॉक्टर पल्लवी, लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से। मेरे सारे कलीग ने जो कहा है वो उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, इसलिए ये हम सब पोस्ट कोविड की बातें कर रहे हैं। आपके ऑडियंस जो है उनको मैं ये कहूंगी कि सारे लोग अपना शुगर लेवल चेक करें। कल जाके अगर ये एक आप काम कर लेंगे, आपको कोविड हो या ना हो, पर हमने ये बहुत देखा है कि जिन फर्स्ट वेव में भी और दूसरी लहर में भी कि जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये कोविड की वजह से है। एडमिट होने के बाद शुगर चेक करने के बाद एक डायबिटिक को पहले से था और हमने वो अनमास्क कर दिया कि नहीं। तो मैं सबको ये कहूंगी, कोविड से रिलेटेड कम से कम अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कर लीजिए। अगर आपको आगे चल के कोविड हुआ तो आपको कम कॉम्प्लिकेटेड कोविड का कोर्स रहेगा, ब्लैक फंगस का खतरा कम रहेगा, और वो भी कुछ नहीं रहा। कोविड की सारी ये लहर निकल भी गई। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना हम सबके, और शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है, वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी चीज है, तो इसे क्यों ना मॉनिटर किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बेशकीमती आपने अपना वक्त निकाला और सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है दर्शकों को ब्लैक फंगस को लेकर मिल गए होंगे। सिर्फ महामारी घोषित करने से काम नहीं चलेगा, यह दिक्कत है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लक्षण अगर दिखते हैं तुरंत इलाज करवाइए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर कतई भरोसा मत कीजिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।